हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलोनियलिज्म अर्थात उपनिवेशवाद पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार राष्ट्रवाद विश्व इतिहास में एक अपना अहम स्थान रखता है, उसी प्रकार उपनिवेशवाद का भी बहुत महत्व है। 15वीं सदी के पश्चात उपनिवेशवाद का प्रारंभ होता है। उपनिवेशवाद के प्रारंभ होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है पूर्वी विश्व से मसालों के व्यापार के मार्ग का अवरुद्ध हो जाना। इसके बाद स्पेन और पुर्तगाल नए मार्ग की तलाश में लग जाते हैं। पुर्तगाल में एक शासक हैं प्रिंस हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। इन्होंने खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहन दिया। सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का पता लगाया। इस सफलता के पश्चात कोलंबस, जो कि इंडिया का मार्ग ढूंढने निकले थे, अमेरिका जा पहुँचे और उन्होंने अमेरिका का पता लगाया। हालांकि अमेरिका को पता लगाने का श्रेय एक इटालियन नाविक हैं जिनका नाम है अमेरिगो वेस्पुसी को दिया जाता है। खैर, वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं और कोर्तेज और पिजारो लैटिन अमेरिका का पता लगाते हैं। लैटिन अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका। कुछ लोग उत्तरी पश्चिमी मार्ग के भी पता लगाने का प्रयास करते हैं। जॉन कैबोट इसी क्रम में कनाडा को तलाशते हैं। कनाडा की खोज का श्रेय जैन कैबोट को जाता है। कार्टियर लॉरेंस का पता लगाते हैं इसी मार्ग के तलाश में। और विलियम ड्रेक, जो कि विश्व के चारों ओर एक बार परिभ्रमण कर लेते हैं। मैगलान हैं, जो कि साउथ अमेरिका अर्थात लैटिन अमेरिका के दक्षिणी छोर से होते हुए प्रशांत महासागर का पता लगाते हैं। और इसी क्रम में फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के मार्ग का पता लगता है, इस ओर से साउथ अमेरिका के दक्षिणी छोर से होकर के। अब 1577 में विलियम ड्रेक जब पूरे विश्व का परिभ्रमण कर लेते हैं, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को छोड़ करके लगभग सारे विश्व का पता लग चुका होता है। नेचुरल सी बात है कि अब वह दौर आ गया है कि व्यावसायिक क्रांति और नए खोजों के वजह से उपनिवेशवाद अपना कदम रखेगा। उपनिवेशवाद अपने प्रारंभिक दौर में दो तरीक़ों से प्रारंभ होता है। सबसे पहले पुर्तगाल इत्यादि देश किसी भी औपनिवेशिक क्षेत्र में सीशोर एरिया में किलेनुमा एक व्यापारिक केंद्र बनाते थे और वहीं पे औपनिवेशिक क्षेत्र के लोग व्यापार करने आते थे। दास, सोना, मसाला इत्यादि उस व्यापारिक केंद्र में आके बेचा करते थे। यह प्रक्रिया चलती रही, लेकिन बाद के दौर में दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, इन क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका में स्पेन और दक्षिण पूर्व एशिया में जहां पुर्तगाल पहुंच चुका था, भारत, श्रीलंका इत्यादि क्षेत्रों में भी पहले पुर्तगाल पहुंचा और अपने औपनिवेशिक क्रियाओं को संपन्न कर रहा था। इसके बाद डच दक्षिण पूर्व एशिया में आए और वहां पे औपनिवेशिक प्रसार के नए तरीक़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये इम्प्लीमेंट करने के पीछे एक कारण था कि कुछ सामान जो थे वो सालों भर बहुतायत में नहीं मिलते थे। अफ्रीकी दास तो हमेशा मिलते थे, जिसके वजह से अफ्रीका में लंबे समय तक सीशोर एरिया में ही किलेनुमा व्यापारिक केंद्र बना हुआ रहा और व्यापार होता रहा। लेकिन बाकी क्षेत्रों में आवश्यकता थी कि उपनिवेश के क्षेत्र में जा कर के नियंत्रण स्थापित किया जाए, जो कि डचर्स ने किया।
इसके बाद यह प्रक्रिया 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी तक चलता रहा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब अमेरिका आज़ाद होता है और एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन लिखते हैं, इस समय औपनिवेशिक मानसिकता का बहुत ही ह्रास होता है। लगभग सारे यूरोपीय देश और बहुत सारे थिंकर्स ने उपनिवेश को छोड़ने की बात कही। बेंथम ने और कॉब्डेन ने भी उपनिवेश को छोड़ने की बात कही। 1852 में डिज़रायली कहता है कि उपनिवेश हमारे गले में लटके हुए पत्थर की तरह हैं। और भी बहुत सारे थियोरी आते हैं, जैसे कि उपनिवेश एक कच्चे फल की तरह है, जो पक जाएगा तो निश्चित है कि पेड़ से टूट करके गिर जाएगा। पेड़ अर्थात मातृदेश। तो इन चर्चाओं के बाद भी फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उपनिवेश प्राप्ति की होड़ लग गई। तो हम ये देखते हैं कि पहला जो उपनिवेश का चरण है, पहले तो हम इन्हें नामकरण से बांट देते हैं कि 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद को उपनिवेशवाद टर्म दिया जाता है और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो उपनिवेशवाद है उसे नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद इत्यादि कहा जाता है, या नव साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है, जो सवाल भी रहा, कि जब 1815 ईस्वी में स्पेन जो है वो आज़ाद हो रहा, स्पेन से लैटिन अमेरिकी जो उसके उपनिवेश हैं वो आज़ाद हो गए। 1822 में ब्राज़ील भी आज़ाद हो गया, वो पुर्तगाल के अंडर में था। और आगे भी फ्रांस भी अपने उपनिवेशों में व्यापार का द्वार खोल देता है। इस पूरे प्रक्रिया में जब इस तरह की स्थिति है, तो आखिर फिर सोचने वाली बात है कि बाद के दौर में, अर्थात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1870 के पश्चात होड़ क्यों लगता है। तो उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है, जे हॉब्सन एक विचारक हैं और शास्त्री हैं, चिंतक हैं, जो कहते हैं कि पूंजीपतियों के निजी स्वार्थ जो हैं वो साम्राज्यवादी जो इंजन है उसके नियंत्रक हैं। मतलब साम्राज्यवादी इंजन का नियंत्रक क्या है? पूंजीपतियों का निजी स्वार्थ। इसको आसान भाषा में कि इन्होंने कहा कि जो उद्योग है, उद्योग कहीं ना कहीं एक जब असंतुलन की अवस्था में आ जाता है तो साम्राज्यवाद की ओर मूव कर जाता है। अब इसको एक अलग तरीके से फिर कि जितने भी पूंजीपति हैं उन्होंने उद्योग लगाया है तो उत्पादन हो रहा है तो वो बाज़ार में सामान बिक रहा है, लेकिन अपने मुनाफे के लिए श्रमिकों का वेतन पूंजीपतियों द्वारा काटा जा रहा है, कम दिया जा रहा है। और जब वेतन कम दिया जाएगा तो निश्चित है कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो समाज के एक बड़े ग्रुप का परचेजिंग पावर जब कम हो जाएगा तो आपका बाज़ार सिमट कर रह जाएगा, और जब बाज़ार सिमट जाएगा तो आप फिर से जो माल आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहाँ बेचेंगे। प्लस आपका लाभ भी ज़्यादा है तो आपके पास पूंजी भी बन गई है, और इस फाइनेंस को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नेचुरल सी बात है कि अब जो अगर नए क्षेत्र हमारे पास हैं तो हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अर्थात उपनिवेशों में इन्वेस्ट करेंगे। तो औद्योगिक जो क्रांति आई है और उस समय जो पूंजीपतियों के पास पूंजी है, उनके पास जो लाभ है उसकी वजह से पूंजी बना हुआ है, उनको कच्चा माल भी चाहिए और उनको बाज़ार भी चाहिए। इसलिए एक प्रवोक मिलता है इस अवस्था को और उपनिवेश की ओर सारे देशों का कदम बढ़ता है। तो क्या केवल यही एक कारण है? इसके की अलावा भी कुछ कारण हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं। इस कारण के अलावा राष्ट्रीय गौरव, जिसमें कि मैंने राष्ट्रवाद वाले लेक्चर में बताया था कि
अपने श्रमिकों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाना है और अपने आंतरिक सारे परिस्थितियों से सारी परिस्थितियों को दबाना है कहीं ना कहीं, तो हम साम्राज्यवाद की ओर जाएंगे, राष्ट्रीय गौरव दिखाएंगे, तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, जो समाजवाद और समाजवाद के बाद मार्क्सवाद और इसके वजह से जो प्रॉब्लम आए थे। फिर ईसाई मिशनरीज भी जो हैं वह भी चाहते हैं कि उपनिवेश की ओर सारे राष्ट्र बढ़ें ताकि ईसाई धर्म का प्रचार हो। और कुछ और भी इसके अलावा कारण हैं, जैसे कि अफ्रीका में लिविंगस्टोन और स्टेनली ने जो मेन लैंड था, जो बीच का भूमि था, उसको खोजा। तो नेचुरल सी बात है कि एक बड़े लैंड का पता लगा है तो लोग जाएंगे ही। और यूरोपियन कूटनीति भी इसमें शामिल है इस नए उपनिवेशवाद के लिए। यूरोप में जो अलग अलग देशों का आपसी टकराहट है और जो कूटनीति और नीति है, उसका परिणाम नए उपनिवेशों में दिख रहा है, नए उपनिवेश बनाने में भी और वहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों को समेटने में भी। इसका एग्जाम्पल है कि सेदान के युद्ध के बाद फ्रांस को जर्मनी यह समझाने का प्रयास करता है कि आप राइन के क्षेत्र को भूल जाओ और हम आपको नए क्षेत्र में ले चलेंगे। और जर्मनी चाहता भी है, इनको उकसाता भी है कि आप ट्यूनीशिया पे कब्जा कर लो। इससे वह चाहता है कि फ्रांस एक तरफ तो हमारा राइन क्षेत्र भूल जाएगा और इटली से उसकी दुश्मनी बढ़ेगी, जिससे इटली उसके खामे से छोड़ करके हमारे खेमे में आ जाएगा। तो ये सब नीति कूटनीति सारी चल रही हैं। हालांकि इसका अलग अलग परिणाम भी निकलता है। फ्रांस को और ज़्यादा फ़ायदा भी होता है उस क्षेत्र में। ट्यूनीशिया के अलावा अल्जीरिया, मोरक्को, वहाँ मेडागास्कार तक, स्वयं जर्मनी, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, कैमरून, टोगो इत्यादि क्षेत्रों में, गुयाना भी, और ब्रिटेन, मिस्र में, उसके बाद युगांडा में और सूडान। इटली भी हैं जो कि लीबिया पर और सोमालीलैंड इत्यादि जगहों पे, इरिट्रिया इत्यादि जगहों पे, मतलब और भी बहुत सारे देश हैं, सबका अपना अपना कब्जा हो रहा है। तो ये तो अफ्रीका जो है उस पर कब्जे की बात हो रही है। ये जो नया तौर तरीका है, इसमें जो जे हॉब्सन ने बताया कि कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, तो इनके विचारों से थोड़ा इतर विचार लेनिन का है। हालांकि बहुत ही मिलता जुलता भी है, लेकिन उसमें अपना अपना कहने का एक तरीका अलग अलग है। हाँ, टोटल विचार को मिलाएंगे तो कुछ अंतर है। जैसे लेनिन का कहना है कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब वित्तीय पूंजीवाद जो है वो वित्त के चरम पे जब पहुंच जाता है तो अपने आप साम्राज्यवाद में बदल जाता है, या जिसे नव उपनिवेशवाद भी कहा जा रहा है। और जब पूंजीवाद जो है साम्राज्यवाद के चरम पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक है कि एक जटिलता में ये फंस जाएगा, और उसी जटिलता में समाजवाद का बीजारोपण है। खैर, इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है पूंजीवाद से, लेकिन यह बात पूरा जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा बात होता तो फ्रांस में उतनी पूंजी नहीं है जितना उसने साम्राज्य प्रसार कर लिया है। वह साम्राज्य प्रसार में अग्रणी है वहाँ पे। और एक लेबर की भी बात आती है कि श्रमिकों की स्थिति सही हो जाएगी मातृ देश को। तो अगर कोई राष्ट्र अगर उपनिवेश अपना बढ़ा रहा है और उसके श्रमिकों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फ्रांस में ये भी नहीं दिखता है। वहाँ श्रमिक के वेजेज जो हैं वो कम हैं। और अगर केवल यही बात रहती तो नॉर्वे एक एग्जाम्पल है जिसका कि विशेष झुकाव उपनिवेशवाद की ओर नहीं है, और वो श्रमिकों को अच्छा वेतन भी दे रहा है, श्रमिकों की स्थिति भी उसके यहाँ सही है। खैर, ये तो जे हॉब्सन के विचार के साथ जब लेनिन के विचार की तुलना होती है तो यह चर्चाएं आती हैं।
तो उपनिवेशवाद में हमने देखा कि एक पहले का उपनिवेशवाद है, फिर बाद का है। उपनिवेशवाद में एक बात कि साउथ अमेरिका में स्पेन, नॉर्थ अमेरिका में भी ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि पहले ट्राई किया था पुर्तगाल ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ब्रिटेन, फ्रांस वहाँ जाते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। और अफ्रीका जोन और एशिया जोन में भी रसिया भी है जो चाइना एरिया में, फ्रांस भी चाइना एरिया में, दक्षिण पूर्व एरिया में पहले पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच इत्यादि। ब्रिटेन हम सभी जानते ही हैं कि इंडिया, अफ्रीकन जोन, वहाँ लैटिन अमेरिकन जोन में भी और अमेरिकन जोन में तो हैं ही, प्लस इधर भी कुछ देशों में जैसे सिंगापुर इत्यादि में भी हैं। तो अफ्रीकन जोन में भी है, साउथ अमेरिका तक हैं। वहाँ जो डच थे उनके ऑरेंज जोन, ट्रांसवाल क्षेत्र में भी क्रमबद्ध तरीके से कब्जा करते हैं। शुरुआती दौर में तो उन्हें छोड़ देते हैं, साउथ की ओर मूव करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन जब वहाँ हीरे और सोने का एरिया का पता लगता है, खानों का पता लगता है, उत्पादन का पता लगता है, तो फिर वो उनसे लड़ते हैं। उस क्षेत्र में इन्हें बोअर कहा जाता है, डचेस को। तो डचों को वहाँ बोअर कहा जाता है, इसलिए बोअर का युद्ध 1899 से 1902 तक चला और उसके बाद कुल मिला के इंग्लैंड की जीत हुई। तो ये जो पूरी चर्चा परिचर्चा है कि आखिर क्यों दोबारा इनका होता है, तो इसमें हमने कारणों को ही बता दिया है लगभग। और राष्ट्रीय गौरव में ये बातें भी हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि ब्रिटेन जो है आधी रात में छाता लेके चल रहा है। राष्ट्रीय गौरव केवल समाजवादी और उसके बाद मार्क्सवादी व्यू की वजह से जो श्रमिकों को दबाना है, केवल वो नहीं है, और भी बहुत सारे घरेलू मुद्दे हैं जिनको दबाना है। और राष्ट्रीय गौरव की भी बात है जो रियल में दिखाना भी होता है इन्हें। राष्ट्रीय गौरव में वही जो मैंने ब्रिटेन वाला बताया कि आधी रात में भी वहाँ का सिटीजन छाता लेके घूम रहा है। तो जर्मनी कहता है कि हमें भी सूर्य के नीचे ज़मीन चाहिए। जर्मनी कहता है कि जर्मन नस्ल को पूरी दुनिया में छा जाना है। तो उधर जापान कहता है कि एशिया वालों के लिए है। ये सब अपने अपने राष्ट्रों के गौरव की बातें चल रही हैं। ये भी एक प्रबलता से बात है कि नव उपनिवेशवाद में एक कारण है। नो डाउट कि औद्योगिक क्रांति तो है ही है, बाजार, कच्चा माल इत्यादि है ही है, लेकिन ये भी एक कारण है। कुछ एक दो टॉपिक्स और भी हैं जो कि जैसे कि अलग अलग सैनिकों का, मिस्र में लॉर्ड क्रोमर हैं, नाइजीरिया में लॉर्ड लुगार्ड हैं, मार्शल लियायते हैं मोरक्को में इत्यादि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितना भी और इसमें ईसाई मिशनरीज का चर्चा हो ही चुका है। जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं और टॉपिक हैं वो दोनों अलग अलग पार्ट में हैं। एक उपनिवेशवाद का मामला अलग है और एक नव उपनिवेशवाद का मामला अलग है। ये सारा बात तो क्लियर है, लेकिन एक बात इस अध्ययन में समझने में रह जाती है जो अक्सर इस तैयारी के दरमियान, यूपीएससी की तैयारी के दरमियान किताबों में, नोट्स में टीचर्स के द्वारा चर्चा नहीं चलता है, और कभी कभी क्वेश्चन आते भी हैं बीच के फेस से जहाँ चर्चा नहीं चला। एक बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि ठीक है, 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी जब तक अमेरिका आज़ाद नहीं हो रहा है, एडम स्मिथ का बुक नहीं आ रहा है, या और भी जो थिंकर्स है उस समय जो चर्चा कर रहे हैं कि उपनिवेशों को छोड़ दीजिए, ये घाटे का सौदा है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि एक उपनिवेशवाद का क्रम है, और उसके बाद ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों 1870 के बाद फिर से उपनिवेशवाद की होड़ लग गई। तो क्या, और स्पेन छोड़ भी रहा है 1815 में सारे उपनिवेशों को, पुर्तगाल भी, ब्राज़ील को, और बाकी जगह भी एक नॉर्मल कंडीशन बना हुआ है। तो फिर उपनिवेश कंटिन्यू कैसे रहे और उपनिवेश में इंटरेस्ट ऐसा लगातार बना रहा, ऐसा क्यों है? तो हम इंडिया और ब्रिटेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, और कमोबेश ऐसा ही एग्जाम्पल बाकी जगहों पे भी है कि 1757 और 1764 के युद्ध में, 1757 पलासी और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटेन जो है, यहाँ बंगाल के राजस्व का 33% ब्रिटेन में जा रहा है उपहार के रूप में। ये तो एक कहने की बात है, और भी बहुत सारा एरिया है और जहाँ से धीरे धीरे ब्रिटेन अपना काम कर रहा है इंडिया में, इंडिया के अलावा भी बाकी जगहों पर भी। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका की आज़ादी इसके बाद हो रही है। तो ज़रा सोचने वाली बात है
कि जब मनोबल टूटा हुआ है पूरे विश्व का, डिजिटली 1852 में कह रहे हैं कि उपनिवेश हमारे गले के पत्थर की तरह हैं। मतलब कि जब सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का यह मूड बना हुआ है कि हाँ उपनिवेश हमें नहीं रखना चाहिए और उपनिवेश के प्रति एक निगेटिव मानसिकता बना हुआ है, तो फिर कंटिन्यूटी का क्या मामला हो सकता है? कंटिन्यूटी का मामला इसी प्रकार के धन के आगमन हैं कि भले ही उपनिवेश एक अमेरिका के बाद आपके मन में बनता है कि अमेरिका में पूंजी निवेश भी ज़्यादा हुआ पड़ा है, साउथ अमेरिका में, मतलब जो जो देश आज़ाद हो गए हैं वहाँ ज़्यादा पहले के तुलना में, जब वो गुलाम थे तो निवेश कम था, आज़ाद होने के बाद और भी ज़्यादा निवेश होने लगा। यही कारण था कि फ्रांस भी अपने कुछ उपनिवेशों को खुला छोड़ देता है, खुला इन द सेंस कि व्यापार के लिए। तो जब ऐसे सिनेरियो थे फिर भी भारत और बंगाल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके वजह से इंग्लैंड कंटिन्यू करता है, और केवल ब्रिटेन ही नहीं बाकी देशों के भी जो कमोवेश उपनिवेश हैं वो कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। मतलब मानसिकता भले दबी हुई है लेकिन उपनिवेश कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कारण पूछ दिया जाए कि ठीक है मानसिकता दबा हुआ था, बाद में दोबारा होड़ लगा, तो इस बीच में कंटिन्यू क्यों रहें और कैसे रहें? और उपनिवेश जब सब लोग छोड़ रहे थे तो ब्रिटेन भी क्यों नहीं छोड़ दिया अपना सारा उपनिवेश? तो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यही है कि भले ही एक तरफ सिद्धांत दिए जा रहे थे, दूसरी तरफ उपनिवेशों से शोषण भी किया जा रहा था। पूरे 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में दासों का व्यापार हुआ है। यहाँ तक कि जब तक 19वीं सदी में अफ्रीका में सारे देश पहुँच नहीं रहे हैं और यहाँ पे अपना वर्कआउट, और उस समय भी लगभग मतलब कि लास्ट फेज में ही दासों के व्यापार में कुछ कमी आती है। अदरवाइज विश्व इतिहास में दासों का व्यापार सबसे निकृष्टतम अध्याय है जो इस दौर में हुआ, उपनिवेशवाद के दौर में हुआ। इससे पहले भी अरब क्षेत्र के लोग भी दास का व्यापार करते थे, लेकिन इस फेज में बहुत ही ज़्यादा गन्ने की खेती जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे दास व्यापार भी बढ़ता गया। और अफ्रीका जनजातीय क्षेत्र में दासों का व्यापार जानवरों की तरह, जानवरों को जैसे शिकार किया जाता है वैसे किया जाता था। तो ये एक निकृष्टतम अध्याय है। तो हम समझते हैं कि उपनिवेशवाद पे जो चर्चा होनी थी वो इतना इनफ है। इसके बाद हम लोग, इनफ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके बाद हम लोग भारतीय संदर्भ में चर्चा करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।